हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ रहे हैं। इसका अपन पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। आज अपन इसके 15-20 सवाल ऑब्जेक्टिव और करेंगे, जिससे ये क्या होगा, ये चैप्टर इसके ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन एक एक लाइन के क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया चैप्टर 5 का। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है जिसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। यानी बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि डीएनए के एकल क्षार में परिवर्तन होता है, उसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, डीएनए के एकल क्षार बढ़ जाता है या डीएनए का एकल क्षार होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है। तो बिंदु उत्परिवर्तन की परिभाषा है डीएनए के एकल क्षार का बढ़ना या घटना, यानी डीएनए के एकल क्षार में परिवर्तन होना बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इसका उत्तर आपके होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको वहां परीक्षा में सवाल आता है बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं या बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, तो आपको डीएनए के एकल क्षार है जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं। अगला सवाल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जिसको अपन कहते हैं दात्र कोशिका आरक्ता। ये बीमारी है, इसमें ये किसका एग्जाम्पल है? बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है, या गुणसूत्रीय विलोपन का उदाहरण है, या गुणसूत्रीय द्विगुणन का उदाहरण है। तो नेचुरल सी बात, अभी अपन ने पढ़ा कि बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि किसी न किसी डीएनए के एकल क्षार में परिवर्तन होता है। सिकल सेल में एनीमिया में भी क्या होता है, एयूजी के स्थान पर अपन कहते हैं जो अनुवांशिक कूट होता है, जीयूजी के स्थान पर जीएजी वगैरह आ जाते हैं, तो जीयूजी के स्थान पर जीएजी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो बदल चुका है, तो एक क्षार है वो परिवर्तन हो चुका है। तो सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण। ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में सवाल आता है। अगला सवाल, आपने वंशावली विश्लेषण पढ़ी होगी, तो ये चिन्ह किसका है? इस तरह का चिन्ह बना हुआ आया है। इस तरह का चिन्ह आते ही आप तुरंत कहोगे ये चिन्ह है वो नर का है। किसका है? अगर ऐसा गोल चिन्ह होता तो अपन कह देते मादा का, इस तरह का चिन्ह होता तो अपन कह देते लिंग अनिर्णित का, और इस तरह का चिन्ह होता तो इस तरह से ये नर और मादा के मध्य समागम का, और इस तरह का निशान होता तो निकट संबंधी साथियों के बीच समागम का। तो ये आपको चिन्ह याद करने हैं। कोई भी चिन्ह आ सकता है, पूछा जा सकता है कौन सा चिन्ह किसका है। इस तरह का चिन्ह आएगा, इस तरह का ये लाइन खींची हुई, इसका मतलब मर्द। क्या? किसका? जो नर है वो मर्द हो चुका है। इस तरह का निशान आएगा, इसका मतलब मादा है वो मर्द है। और इस तरह का अपन कहेंगे आधा निशान आएगा, इसका मतलब विषम युग्मनजी का निशान है। किसका है? विषम युग्मनजी का निशान है। तो ये अपने क्या है, वंशावली विश्लेषण करते हैं तो इस तरह के चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह किसका है। ये नर का चिन्ह है, ये मादा का चिन्ह है, ये लिंग अनिर्णित का है, या रोगी नर का है, तो ये नर का है, सामान्य नर का। किसका है? सामान्य नर का। इसके अंदर यूं पूरा भरावा होता, इस तरह पूरा भरावा होता, तब ये चिन्ह हो जाता रोगी का, रोगी नर का। ठीक है, अपन कह रहे हैं अगला सवाल है, वंशावली विश्लेषण विधि द्वारा कौन सी अनुवांशिक बीमारी का अध्ययन किया गया? यानी वंशावली विश्लेषण विधि द्वारा कौन सी अनुवांशिक बीमारी का अध्ययन किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया थी, उसका हीमोफीलिया उसको बीमारी थी, उसका अध्ययन वंशावली विश्लेषण द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर होगा हीमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और पटोव सिंड्रोम ऑप्शन नहीं होगा, इसका उत्तर होगा हीमोफीलिया। बच्चों अपन ने फिर 4 सवाल लिखे हैं आप लोगों के लिए। 4 सवाल बहुत इजी है, आपको ध्यान से सवाल पढ़ने हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर इस बार आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे प्रश्न के अंदर ही। ठीक है, उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण उत्परिवर्तन होता है, जैसे एक्स किरणें हैं, जैसे आपको बताना गामा किरणें हैं, डेल्टा किरणें हैं, ये सब पराबैंगनी किरणें हैं। ये सब ऐसी किरणें होती है। कुछ रासायन होते हैं जैसे मस्टर्ड गैस है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसी तरह से कुछ वायरस होते हैं। इनके कारण क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। तो उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें क्या कहते हैं? जैसे एक्स किरणों के कारण उत्परिवर्तन हो जाता है, इसके अलावा पराबैंगनी किरणों के कारण उत्परिवर्तन हो जाता है, मस्टर्ड गैस के कारण, नाइट्रस अम्ल के कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? जो ये कारक है, इन कारकों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन जन,
उत्परिवर्तन जन, यानी इसने आगे जन जोड़ दिया जो उत्परिवर्तन को पैदा करे। फिर लिखा म्यूटाजन, फिर लिखा उपरोक्त ए और बी दोनों, फिर लिखा म्यूटॉन। तो म्यूटॉन तो होगा नहीं, म्यूटॉन तो क्या है, म्यूटॉन तो आपको बताना उत्परिवर्तन की इकाई है। जो सिस्ट्रॉन, रैकॉन और म्यूटॉन होते हैं उसमें जीन है, जीन अगर उत्परिवर्तित होता है तब उसको क्या कहते हैं, म्यूटॉन कहते हैं। तो म्यूटॉन इसका ऑप्शन होगा नहीं। उत्परिवर्तन जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूटाजन कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों। फिर अगला सवाल है उत्परिवर्तन जन का उदाहरण है। अब अपन ने इसमें उत्तर पढ़ लिया है, भौतिक कारक उत्परिवर्तन जन का उदाहरण होते हैं, रासायनिक कारक उत्परिवर्तन जन का उदाहरण होते हैं, पराबैंगनी किरणें उत्परिवर्तन जन का उदाहरण होते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगला सवाल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है, उसका जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है। ये महिला है, हीमोफीलिया की वाहक है, ये पुरुष है, ये हीमोफीलिया का रोगी है। क्योंकि ये विषम युग्मनज अवस्था है और इसका जीन एक्स गुणसूत्र पे होता है, और एक्स गुणसूत्र को अपन कहते हैं लिंग संलग्न गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका जीन एक्स गुणसूत्र पे स्थित होता है। तो आपसे पूछा कि हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया, अब ये विषम युग्मनज अवस्था है, इसमें ये महिला है, वाहक है, यानी अप्रभावी है। कैसा है, अप्रभावी है, विषम युग्मनज अवस्था में है। इस महिला के अंदर ये दोनों एक्स गुणसूत्र पे ये जीन होता है, तब ये प्रभावी होता है। तो आपसे पूछा उत्परिवर्तन का उदाहरण के बाद अगला पूछा हीमोफीलिया होता है एक्स लग्न प्रभावी लक्षण, एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण। तो ये अप्रभावी होता है, यानी विषम युग्मनज अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। इसलिए महिलाएं वाहक होती हैं और पुरुष है उसमें एक ही एक्स गुणसूत्र है, उसके अंदर ये प्रकट कर देता है। तो ये प्रभावी लक्षण नहीं होगा, ये अप्रभावी लक्षण होगा। वाही गुणसूत्र पे ये होता नहीं है, तो अपने उत्तर होगा एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण। फिर अगला सवाल है हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जो लिंग गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो ये लिंग सहलग्न रोग है, ये अलिंग सहलग्न रोग नहीं है। ये 44 गुणसूत्र पर नहीं पाई जाती हैं, ये एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र को अपन कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो ये लिंग सहलग्न रोग है, ये ध्यान रखना है। तो पूछा हीमोफीलिया है, तो आप बताओगे लिंग सहलग्न रोग है। अब अपन ने फिर 4 क्वेश्चन लिखे आपके सामने। क्वेश्चन थोड़े अंदर से है बच्चों, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है। कोई भी हीमोफीलिया ग्रसित रोग है, व्यक्ति मर जाता है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है उसमें रक्त स्कंदन नहीं होता, यानी खून है वो अधिक समय तक बहता रहता है। ब्लड क्लोटिंग करने वाला जो प्रोटीन है वो बनता नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त स्कंदन कारक नहीं बनता है। पहला ऑप्शन है रक्त स्कंदन नहीं होने से, दूसरा ऑप्शन है अधिक रक्तस्राव होने से, तीसरा ऑप्शन है रक्त स्कंदन कारक एकल प्रोटीन का निर्माण नहीं होने से, यानी रक्त स्कंदन कारक है वो एकल प्रोटीन नहीं बनता उससे, या उपरोक्त सभी से। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एक ही बात है, चाहे रक्त स्कंदन नहीं होगा इसका मतलब अधिक रक्तस्राव हो रहा है, रक्त स्कंदन कारक एकल प्रोटीन नहीं बनता हीमोफीलिया रोगी के अंदर, तो आपको इसका उत्तर बताना उपरोक्त सभी। अगला सवाल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का जीन कहाँ स्थित होता है। अपने को पता है सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है वो ऑटोसोम गुणसूत्र पे स्थित होता है, यानी अलिंग क्रोमोसोम पर स्थित होता है, लिंग क्रोमोसोम पे नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये अलिंग क्रोमोसोम पर स्थित होता है सिकल सेल एनीमिया का जीन। वाई गुणसूत्र पे भी नहीं होगा, एक्स गुणसूत्र पे भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा अलिंग क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है। इसके जीन को अपन डिनोट करते हैं HBS। HBS ये क्या है, ये एक रोगी है, और HBS HBA तो ये कैसा है, ये विषम युग्मनजी है, वाहक है, और HBA ये सामान्य है। ठीक है, इसके अंदर ही सिकल सेल एनीमिया का जीन नहीं है, इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया का जीन है लेकिन विषम युग्मनजी अवस्था में है, यह अप्रभावी है। इसके अंदर ये सम युग्मनजी अवस्था में और ये सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं। अब किस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं करता, ये बीमारी है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, उसका नाम वर्णांता होता है, या हीमोफीलिया होता है, या रतौंधी होता है, या ए और सी दोनों होते हैं। तो आपको बताना इसका उत्तर होगा वर्णांता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी वर्ण के प्रति अंधा होता है। अगला सवाल है सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है,
हीमोग्लोबिन होता है उसकी दो श्रृंखला होती है, हीमोग्लोबिन है उसकी दो श्रृंखला होती है, दो अल्फा और दो बीटा, ठीक है। तो बीटा श्रृंखला की जो छठवीं स्थिति होती है, बीटा श्रृंखला की जो छठी स्थिति होती है, वहां पर ग्लूटामिक एमिनो अम्ल के स्थान पर वैलिन आ जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, वहां पर ग्लूटामिक की जगह कौन आ जाता है, वैलिन आ जाता है। और ग्लूटामिक की जगह वैलिन क्यों आया है, क्योंकि अनुवांशिक कूट है जो GAG है वो GUG द्वारा बदल गया है। अनुवांशिक कूट बदलने के कारण GAG है जो ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का संश्लेषण करता है, और वैलिन होता है वो उसका संश्लेषण करता है GUG। तो GAG के स्थान पर GUG आया, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन बनना शुरू हो गया, और वैलिन बनते ही आप देखोगे जो हीमोग्लोबिन है उसका आकार बदल जाएगा, और हीमोग्लोबिन आकार बदलेगा तो आरबीसी का आकार भी क्या होगा, जो द्विअवतल है उससे क्या होगा, सिकल शेप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा, यानी आपको बताना है दात्राकार हो जाएगा, हसियाकार। कैसा हो जाएगा, हसियाकार, या आपको बताना है दात्राकार हो जाता है। आरबीसी है इसका आकार इस तरह से हो जाता है, और आरबीसी रक्त में अवसादित हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ नहीं पाती हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता, व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया बड़ी घातक बीमारी होती है। फिनाइलकीटोन्यूरिया बीमारी में होता है, अपने सवाल आ चुका है, फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो इसमें मानसिक मंदता आती है, यानी मेंटली रिटार्डेशन होता है। ये जो मस्तिष्क है उसमें क्या होता है, एक दर होता है, उस दर के अंदर क्या होता है, ये फिनाइलएलेनिन है वो एकत्रित हो जाता है, ठीक है। ये अप्रभावी जीन के कारण, किसके कारण, जो अप्रभावी जीन होता है किसके ऊपर स्थित होता है, आपको बताना है आलिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। यह अप्रभावी जीन क्या करता है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनाता है। जब फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो आपको पता ही है फिनाइलएलेनिन किस में नहीं बदलेगा, टायरोसिन में नहीं बदलेगा। ये फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा और ये मूत्र के साथ अधिक मात्रा में निकलेगा। फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में बदलता रहेगा तब तो अपने अंदर क्या है, सामान्य है। लेकिन ये जैसे ही जीन अप्रभावी होगा, जैसे ही जीन अप्रभावी होगा तो फिनाइलएलेनिन किस में नहीं बदलेगा, टायरोसिन में नहीं बदलेगा, और ये रोग हो जाएगा। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया में मेंटली रिटार्डेशन आता है, आदमी क्या होता है, मानसिक रूप से मंद होता है, कमजोर हो जाता है। पहला है फिनाइलएलेनिन का एकत्रीकरण के कारण मानसिक दुर्बलता, सही है, ये होता है। फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलता, ये भी है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया बीमारी में फिनाइलएलेनिन है वो एकत्रित होता रहता है, टायरोसिन में नहीं बदलता है। फिर है फिनाइलएलेनिन है वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अभाव होता है, यानी एंजाइम नहीं बनता है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में नहीं बदलता है, बदलता है। तो अपन कहते हैं उपरोक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है फिनाइलकीटोन्यूरिया का जीन स्थित होता है, अभी मैंने बताया ये आलिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। कौन से गुणसूत्र पर स्थित होता है, ये आलिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है और अप्रभावी जीन होता है। अगला सवाल थैलेसीमिया बीमारी है। थैलेसीमिया का प्रकार नहीं है, थैलेसीमिया का कौन सा प्रकार नहीं है, पहला ऑप्शन है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा ऑप्शन है बीटा थैलेसीमिया, तीसरा है डेल्टा थैलेसीमिया, या उपरोक्त ए और बी। तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दो तरह की थैलेसीमिया होती हैं। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर आपको बताना है कि ग्लोबिन जो अणु है उसके संश्लेषण है उसको प्रभावित करने वाले 4 जीन होते हैं, और बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो ग्लोबिन अणु है उसके संश्लेषण को प्रभावित करने वाले एक ही अणु होता है, यानी एक ही जीन पर गुणसूत्र स्थित होता है, ठीक है। तो ये बीटा और अल्फा दोनों क्या है, थैलेसीमिया है। अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा हीमोग्लोबिन श्रृंखला है उसके निर्माण प्रभावित होता है, और बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसका निर्माण प्रभावित होता है। आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का अणु है उसमें 2 अल्फा श्रृंखला है और 2 बीटा श्रृंखला है, ठीक है। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला है वो नहीं बन रही है। अगर अल्फा नहीं बन रही है तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा नहीं बन रही है तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। तो थैलेसीमिया का प्रकार नहीं है तो आपका उत्तर होगा डेल्टा थैलेसीमिया। ये कोई मैंने मन से नाम लिखा है। अब अल्फा थैलेसीमिया का जीन कौन से गुणसूत्र पर स्थित होता है, 16वें गुणसूत्र पर स्थित होगा या 11वें गुणसूत्र पर स्थित होगा, या आपसे पूछा जाएगा 21वें गुणसूत्र पर स्थित होगा, या आपसे पूछा गया कि
एक्स गुणसूत्र, तो आप बताओगे ये 16वें गुणसूत्र पर स्थित होता है, कौन सा होता है। और अगर अल्फा थैलेसीमिया की जगह बीटा थैलेसीमिया का पूछ लेते तो अपन के उत्तर होता 11वें गुणसूत्र पर, ठीक है। इसमें मेन ग्लोबिन अणु है उसके संश्लेषण है वो प्रभावित होता है, ये अपने ध्यान रखना है। बच्चों अपन क्या है कि अब इसके 4 सवाल और बता देते हैं, फिर आपको एक एक लाइन के 2 सवाल आएंगे वो बताएंगे अपने। तो ये सवाल अपन ने क्या है बहुत बड़ी मुश्किल से ढूंढे और भारी भारी सवाल है थोड़े, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर 2 सानिकट लग्न जीन कौन कौन से हैं जिनके उत्परिवर्तन या विलोपन से थैलेसीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल है, इसमें आप भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करोगे आप सोच में पड़ जाओगे यार क्या करें क्या नहीं करें, इसमें सब एक जैसे आपको ऑप्शन लगेंगे। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो सबसे पहले तो HB तो सब में आपको मिल रहा है। अब आपको A2 पहले आ गया, फिर A1 आ गया, कहीं 2 आ गया, कहीं 1 आ गया, कहीं 3 आ गया। तो आपको याद रखना है HB A2 और HB A1, ये आपको ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके राइट होगा। इस अगर पूछेगा कौन से जीन है जिनके उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण थैलेसीमिया होता है, कौन सा थैलेसीमिया, जिसको अपन अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया का कारण है HbA2 और HbA1 जीन है वो उत्परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है अल्फा थैलेसीमिया में कौन सी ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है अल्फा ग्लोबिन, दूसरा बीटा ग्लोबिन, तीसरा डेल्टा ग्लोबिन, चौथा है गामा, ठीक है। तो अपन बताएंगे इसमें अल्फा ग्लोबिन से अल्फा मिलाना है, अल्फा से अल्फा मिलाना है, तो याद रह जाएगा अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला वो प्रभावित होती है। अगला सवाल है कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि ये केंद्रक है, इसमें गुणसूत्र है वो द्विगुणित हो जाते हैं या चतुर्गुणित हो जाते हैं, बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है जिसके कारण कोशिका के अंदर गुणसूत्रों के समुच्चय बढ़ जाते हैं। ये द्विगुणित की जगह ये चतुर्गुणित हो जाती हैं, षटगुणित हो जाती हैं। तो आपसे पूछा कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का पूरा समुच्चय, इसने पूरा समुच्चय कहा है, पूरा समुच्चय मतलब पूरा सेट होता है, ठीक है। तो पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, तो आपको ये पूरा समुच्चय वर्ड याद रखना है। असुगुणिता का मतलब तो गुणसूत्र की संख्या 1 बढ़ जाएगी या गुणसूत्र की संख्या 1 घट जाएगी। और वो गुणिता को अपन पॉलीपोलाइडी कहते हैं, क्या कहते हैं पॉलीपोलाइडी कहते हैं। और असुगुणिता को अपन एन्यूपोलाइडी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बहुगुणिता, यानी गुणसूत्र के समुच्चय 2 से ज्यादा हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगला सवाल है क्रोमोसोम विकार, कौन सा है क्रोमोसोम विकार का उदाहरण है। तो आपको पता ही है कि क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जब 21वां गुणसूत्र अधिक होगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको बताना है 144 X0 यानी 1 X गुणसूत्र कम हो जाता है। और क्लाइनफेल्टर के अंदर 44 XXY यानी 1 X गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं और ये सवाल इनकी प्रैक्टिस करें। अब अपन छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल करेंगे इस चैप्टर में से, ठीक है। फिर अपन एक बड़े सवाल है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये 6 नंबर का जो यूनिट है उसको अपने को 6 नंबर का चैप्टर है उसको पक्का याद करना है।